बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नायला अली। नाजरीन, आज मौलाना फजलुर रहमान साहब की ज़ेर सदारत होने वाले PDM के इजलास में हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया। दूसरी जानिब वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन असम्बली के जरिए तहरीक लब्बैक पर पाबंदी खत्म करने की मंजूरी दी है। इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी मुल्क में फौरी नए इंतखाबात का मुतालबा किया है। इस समय दिन भर जो अहम मौज़ूआत रहे हैं उन पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी लगे। डॉक्टर साहब, आज जो PDM की जानिब से कहा गया है कि हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च का ऐलान, यानी कि दिसंबर में लॉन्ग मार्च का आगाज़ करेंगे, इसी हवाले से इस प्रोग्राम में, इसी नशिस्त में आपने कुछ अहम बातें की थी इस मामले पर, वो अपने नाजरीन को दिखाते हैं, वापस आएंगे, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। जी प्ले कीजिएगा। PDM इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का प्लान कर रही है आने वाले दिनों में। वज़ीर आज़म साहब इस पे तवज्जो दें कि PDM जो है, जो कि जिसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब और शहबाज शरीफ साहब और ये सारे जो इजलास हो रहे हैं, क्या वो कोई लॉन्ग मार्च प्लान कर रहे हैं? संजीदगी के साथ प्लान हो रहा है या सिर्फ एक उन्होंने कहा कि लॉन्ग मार्च के ऊपर हम एक इजलास बुला रहे हैं 11 को? मेरी ये इतलात हैं कि वो तैयारी भी कर रहे हैं। अच्छा, कि कोई लॉन्ग मार्च की शक्ल में नवंबर में ही वो आए और फिर इसको एक बड़ा उसके नतीजे में हुकूमत के ऊपर एक आप समझें कि कारी ज़रब लगाई जाए। जी डॉक्टर साहब। अच्छा, ये अब वज़ीर आज़म साहब के लिए आने वाले दिनों के अंदर चैलेंजेस, और ज़ाहिर है कि वो चैलेंजेस खेलना जानते हैं, खिलाड़ी हैं, कप्तान हैं। चैलेंजेस उनके लिए बढ़ रहे हैं आने वाले दिनों में, और चैलेंजेस आप इस तरह समझ लें, वो आजकल वो क्रिकेट के मैचेस भी चल रहे हैं, तो होता है ना कि आखिरी 5 ओवर और इतने रन्स, तो वो वाला अब खेल उस मरहले पे दाखिल हो गया, क्योंकि ज़ाहिर है कि अब आखिरी चंद माह जो हैं वो इलेक्शंस और फिर उसके बाद उससे पहले सूरत हाल और जो माली मसाइल खड़े हो गए, जो कि कोविड के बाद, जिससे इमरान खान साहब की हिकमत अमली के तहत जो पॉलिसी रही उससे हम निकल गए थे, लेकिन उसके बाद जो है वो चीज़ें सामने खुल के आईं जो कि नहीं आनी चाहिए थी, तो कि मैन मेड क्राइसिस। तो इसी दौरान जो है वो PDM भरपूर अंदाज में ये लॉन्ग मार्च मुख्तलिफ शुरू कर रही है, और इसमें आज के जो इजलास था हुआ है इनका, उसमें मियां नवाज शरीफ, मरीम नवाज, शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, और ये बात ज़हन में रखें कि जब खादिम रिजवी साहब का इंतकाल हुआ था, तो अगर कोई एक सियासी शख्सियत उनकी ताज़ियत में गई थी किसी सियासी जमात की तरफ से बड़ा, तो वो PDM के सरबराह के तौर पे मौलाना फजलुर रहमान गए थे। हालांकि दो मुख्तलिफ मकादिब फ़िक्र जो हैं वो हैं बज़ाहिर, लेकिन बज़ाहिर नहीं हैं, लेकिन ये कि वो मौलाना फजलुर रहमान साहब वहाँ पे गए थे। बाकी सियासी जमातों ने अपने आप को डिस्टेंस करना मुनासिब समझा था। अब इसमें जो मामला है वो ये है कि ये जो कीमतों का इशू है, सबसे पहले, यानी हम इस तरह से बात करते हैं ना कि 2-3 बातें करके और फिर उसके बाद जो बाहर से आने वाले दिनों में प्रेशर्स हैं, ये जो अगले चंद रोज़ हैं, चंद दिन या चंद हफ्ते, ये वही चंद हफ्ते हैं जिनमें अहम सफारती महाज के ऊपर भी, यानी सफारती जो मुख्तलिफ वाक़यात ख़ित्ते में हो रहे हैं, पाकिस्तान में एम्बेसडर आ रहे हैं अमेरिका के बहुत अरसे के बाद, पार्लिमानी जमहूरियत है, कैसी है, फंक्शनल है, नहीं है, क्या है, वो सारे वाक़यात हो रहे हैं, और कशीदगी ख़ित्ते में एक किसी भी वक्त जो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि कहीं पर कोई एक झड़प किसी न किसी जगह हो जाएगी शुरू। एक तो हुई है, उसको भी मैं तो लिंक करता हूँ जो सूडान में इस वक्त हो रहा है, या जो इस वक्त लेबनान में हो रहा है, जो सफ़ीरों को निकाल दिया सऊदी अरेबिया ने, और वहाँ पे जो प्रेशर बिल्ड हो रहा है वहाँ पे कि जी हिज़्बुल्लाह की ज़्यादा क़ुव्वत बन गई है लेबनान में, और सफ़ीरों को सऊदी अरब और UAE और बहरीन और कुवैत, उसमें बाद में आता हूँ, लेकिन पहले ज़रा पाकिस्तान की बात में। तो खान साहब को अब ये है कि ये यहाँ पे संजीदगी के साथ ये जो है ये प्लान हो रहा है कि यहाँ पे आने वाले दिनों के अंदर इज्तिमात किए जाएँ, और फिर उसमें ज़ाहिर है कि
ताजिर, जो लोग मुख्तलिफ जो मकतबा फ़िक्र से आप समझ लें, या मुख्तलिफ एसोसिएशंस हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, जहाँ पे प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के चल रहे हैं, कोई ये वो सारा फिर मुख्तलिफ होते 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 वो सारा वो यकजा होना शुरू हो जाएगा। और साथ ही कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस खड़ा होने वाला है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, सही। और वो आईनी बहरान, वो मैं आपको बताता हूँ, अभी बता रहा हूँ। वो ये है, और खान साहब की टीम के जो है ना, जो इनकी टीम है, उसके तो सदकेवारी जाना चाहिए सबको। ये जो ये छोड़ दें सारी बातें, ये जो है ना, और मैं देखें शौकत, मैं कहता हूँ शौकत तरीन साहब की गुफ्तगू पे नज़र रखी जाए। वो संजीदा बात कर रहे हैं तो वो उनकी बात सुनी जाए, बाकी लोग अब छोड़ दें, ठीक है ना। वो बिल्कुल एक इंतहाई गैर संजीदगी का जो है ना वो मुजाहरा है। लेकिन जो वज़ीर ख़जाना है वो जो बात कर रहे हैं, वो उस बात पे अथॉरिटी वो हैं, ठीक है। वो एक उनकी तरफ से जो बात हुई है वो ये है कि पूरी सरतोड़ कोशिश के बावजूद ये हमने जो कीमतें बढ़ाई हैं, छोड़ दें आप, ये उधर कीमतें बढ़ी तो उधर तेल वेल की बढ़ गई, तो इधर कितनी है तो इधर कितनी, छोड़ दें। ये इसलिए बढ़ी कि IMF की तरफ से आपके ऊपर शराइत, जो हम बहुत अरसा पहले कह चुके हैं कि उन्होंने कहा कि 500 अरब के मजीद टैक्स डालें, ठीक है। तो उसके नतीजे में ये जो है ये कीमतें विपतें सब्सिडी इधर उधर सारा कर लिया। उनकी तरफ से अभी भी हानि हुआ, IMF की तरफ से अभी भी हानि हुआ। अभी भी उनके एलामिये में ये नहीं, अभी उनका कोई बोर्ड का इजलास होगा अगले महीने जी, और उसमें वो तय करेंगे कि जो है वो पाकिस्तान को, अभी भी खुश नहीं है वो, अभी मामला नहीं हल हुआ, बल्कि उनकी आम शरायतें भी रहती हैं। ये बिजली की कीमतें, ये फलाना डिमाकना, ये सारा IMF के साथ जो मुआहदे हैं उसके नतीजे में हम तो कई महीनों से इस बात को चीख रहे हैं, छोड़ दें आप, ये सप्लाई चेन हो गई और फलां हो गया, अमेरिका में ये हो रहा है, वो लोगों को वैसे ही भाई उधर कहीं लीटर है कहीं गैलन है, वो पता ही नहीं, अजीब उसको मिला मिलू के उधर रुपए के साथ, अच्छा ये देखें दुनिया भर में सस्ता, सबसे सस्ती। असल बात करेंगे ना जो शौकत तरीन साहब ने, जो मतलब इशरत हुसैन साहब कभी गलत बात नहीं करेंगे, मतलब हमारा रहेंगे तो वो कभी ये बात नहीं करेंगे, हुकूमत की टीम के अंदर ये लोग कभी ये बात नहीं करेंगे कि दुनिया में देखें हर जगह पे ऐसे होता है, कभी फ़खर इमाम साहब ये गुफ्तगू नहीं करेंगे। मैंने कहा जो संजीदा लोग हैं, शाह महमूद कुरैशी कभी ये बात नहीं करेंगे। मतलब जो इनको जो ये क्या कहते हैं ना, इनकी टीम में जो नौसरबाज टाइप किस्म के कैरेक्टर्स हैं, वो ये बातें कर सकते हैं। बाकी जो संजीदा लोग हैं, वो आवाम के लिए, पब्लिक के लिए ना, स्लोगन के लिए, संजीदा लोग हैं, वो इस तरह की बातें उनके सामने ना चलती हैं, ना वो उसको समझते हैं। तो वो शौकत तरीन साहब जो बात कर रहे हैं, वो बात बड़ी अहम है। अच्छा, अब उसमें क्या रौला पड़ा हुआ है, जो मैं कह रहा हूं कि आईनी बहरान एक नया स्तर पे खड़ा है। वो आईनी बहरान ये है कि IMF के साथ जो मामलात हुए, उसमें एक तो ये उन्होंने कहा कि ये कर दें अब सारा ये। अच्छा, वो देखिए, ये कोई फख्र की बात नहीं होती जिसको हम आपके तमगा समझा जाता है ना पाकिस्तान में, ओहो कोई बड़ा कोई तीर मार के हम आ गए हैं कि जी हमने कर्जा ले लिया IMF से। मतलब ये बड़े फजूल बात है, बड़ी। सऊदी अरब ने रखवा दी है मजबूरी की सूरत में, नहीं फजूल, इंतहाई फजूल बात है ना। मतलब आप कर्जा ले रहे हैं, खुश हो रहे हैं, अच्छा जी देखें उन्होंने कर्जा दिया। बात ये सारी कि जो मैं बार बार बात कहता हूं कि शौकत तरीन साहब की गलती नहीं है, ये है जनाब जब ये मुआहदा उनके साथ। अच्छा, अब आपको लगेगा जब आप जाएंगे ना वो माजी में, तो आपको लगेगा कि शायद असद उमर सही कह रहे थे कि IMF से हमें इन शराइत के ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो असद उमर साहब को कर दिया, उड़ा दिया, क्योंकि एक हमें वो चाहिए होता है ना, एक तमगा कि जी IMF, मतलब अच्छा लगता है ना, मतलब स्टेट डिपार्टमेंट, पेंटागन, मतलब स्टाइल, मतलब वहां पे बात हो रही है हमारी। और असद उमर को साइड पे करके ऑफिशियल साहब आ गए। अब जो मुआहदा हुआ है, जिसमें रौला पड़ा है, जो मैं कह रहा हूं ना कि आईनी मसला, वो ये मसला है कि उनके साथ एक मामला तय कर लिया कि हमने स्टेट बैंक के गवर्नर को और पिछले जो गवर्नर्स हैं और जो बोर्ड है और जो ये है और वो है, उन सबको एक तरह से
आप समझें कि एनआरओ देना है या उनको खुदा जाने खुद मुख्तार बनाना है, उनको कोई हटा नहीं सके, यानी उनकी पावर जो है वो, यानी उनको वजीर आजम भी नहीं हटा सकेंगे उनकी, उसी तरह से जैसे वो जजेस का होता है कोई तरीका, पता नहीं कौन सी शिकें विकें डली हुई हैं उसमें, मतलब फुल एम्पावर्ड होंगे वो, उनको कोई हटा नहीं सकेगा, ये नहीं कर सकेगा। उनके साथ मुआहदे के अंदर वो डाल दिए। अच्छा, डाला किसने? काबीना ने मंजूर करके डाले। अब काबीना ने मंजूर, यहां तो काबीना में अभी ये तहरीक लब्बैक का हो गया ना, तहरीक आंखें बंद करके साइन होती है ना ऐसे करके, समरी रात को घूम लिया जाए, उधर पढ़ा उधर पढ़ेंगे, दो चार लोग पढ़ लेते हैं काबीना के जो सेंसिबल लोग हैं, वो पॉइंट आउट करते हैं, वो पॉइंट आउट करते हैं, वो भी डरते हैं कैसा ना हो यार कि मुसीबत की बात करें तो काबीना से बाहर हो जाए। लेकिन मसला ये है कि एक समरी मूव हो गई और काबीना ने उस पर साइन कर दिए। वो काबीना में जो साइन कर दिए काबीना ने, वो डील हो गया, वो मायदा हो गया आईएमएफ के साथ। अब आईएमएफ वाले आए हैं यहां पे, फाइनल जो उनकी बात चल रही है, शौकत तरीन साहब अब इसकी वजाहत फरमा दें, कोई हुकूमत की शख्सियत तो मुनासिब होगा, हम भी जरा क्लियर हो जाएं। हमारी इतलात है कि आईएमएफ वाले कह रहे हैं कि जी ये जो आपने सारा किया था इसको करें, तो ये पता चला है कि अब वजारत कानून ये कह रही है कि ये तो आइन के तहत ये तो नहीं मंजूरी काबीना ने की है, ये तो पार्लियामेंट में पेश होना है, इसको पार्लियामेंट से मंजूर करवाएं। यानी कि समरी सर्कुलेट हुई है लेकिन उसको पार्लियामेंट में पेश उसको होना चाहिए। अच्छा, अब आईएमएफ वाले जो सोच रहे हैं कि एक मिनट ठहर जाए जरा, ये इन्होंने काबीना ने कोई ऐसी चीज अप्रूव करके में दे दी जो असल में आइन में नहीं है, वो आइन में है ही नहीं, वो हो ही नहीं सकता। यानी अगर हमने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को उनके गवर्नर को वाइसराय बनाना ही है पाकिस्तान का, तो वाइसराय बनाने के लिए मैं आइन में कोई तब्दीलियां करनी होंगी कि इनको कोई छू नहीं सकता, इनसे पिछड़े वाले को भी नहीं छू सकता, इनके बोर्ड्स को भी कोई नहीं छू सकता, इनको कोई हाथ, जैसे वो नेफ्टी चेयरमैन को कोई नहीं पकड़ सकता, कुछ कोई इस तरह का कोई मामला जो है वो उनके साथ शर्त डाल कर आ गए। अब शौकत तरीन साहब जो हैं वो मतलब वो यही तो कह रहे हैं कि हमारे पिछली, वो जो बात बार बार शौकत तरीन साहब कह रहे हैं ना कि पिछली हुकूमतें, पिछले जो दौर के अंदर मुसीबतें खड़ी हो गई हैं और ये हो गया, वो खुल के बात ये है कि वो स्टेट बैंक का क्या करना है। और उसके बाद आज तक तो उनकी तरफ से वो किस रिस्क का नहीं पता चला हमें, कि कीमतें बढ़ा भी रहे हैं लेकिन उसके साथ और बढ़ानी है अभी शायद, वो कह रहे हैं ना कि 180, शौकत तरीन साहब ने कहा ना कि 180 अगर भी सब्सिडी ना देते तो 180 तक पहुंच जाता। तो मसला ये है कि पेट्रोल जो, तो अब इश्यू इसमें यह है कि इसमें एक तो ये इशू है, दूसरा इश्यू जो है वो ये है कि ये जो शर्त है जो मैं बार बार कह रहा हूं ना कि इस आईएमएफ की शराइत में ऐसा क्या था जिनको खुफिया रखा गया, जिनको कहा गया कि ये कौमी सलामती का इशू, क्या था कि मतलब ये था कि अच्छा। फिर दूसरी बात देखें, कभी ये खान साहब मुझसे ज्यादा, हम सबसे ज्यादा ज़हीन है और समझते हैं मामलात को, कभी पाकिस्तान के अंदर ना बिजली का मसला हल होगा, ना पानी का हल होगा, ना सड़कों का हल होगा, ना ब्यूरोक्रेसी का हल होगा, ना जो है वो गैस का हल होगा, जब तक आप लीकेजेस को खत्म नहीं करेंगे। लीकेजेस होते हैं ना नीचे, ऊपर से आपने वो जो मैं कहता हूं हमेशा कुएं में डाल दिया और कुत्ता पड़ा हुआ है, तो उधर से आप अरबों डालते जाएं जब तक सिस्टम। और दूसरी बात आप देखें, कोई कहीं पर किसी मुल्क में किसी भी आप चले जाएं, आप यूएई चले जाएं, छोड़ दें जमहूरियत है जमहूरियत नहीं है, अब बरतानिया चले जाएं, आप फ्रांस चले जाएं, आप अमेरिका चले जाएं, आप किसी, तो वहां का एक सिस्टम होगा, एक सिस्टम है, और वो सिस्टम जब चेंज होगा तो उस चेंज होते हुए सिस्टम के ऊपर बहुत ज्यादा सोच विचार होगा कि यार एक मिनट ठहर जाओ। मिसाल के तौर पे बहुत सी जगहों पे यूरोप के अंदर जो है वो अमेरिका में बिल आते हैं गैस के और बिजली के, और बहुत सी जगहों पे जो लोग वहां रहते हैं, ये जाने का इत्तेफाक हुआ है, तो उनको पता होगा कि पे एज यू यूज वाला वो मीटर लगे होते हैं जिसपे आप पैसे जितने डालते हैं उतनी ही बिजली और उतनी गैस उसी हिसाब से आता है। वो एक मीटर होते हैं खास किस्म के, ठीक है, ताकि उसमें आपको बिल्कुल पता होता है कि जी मैंने इसमें इतने पैसे डाल दिए और इतनी देर तक ये बिजली या गैस, एक ये सिस्टम भी होता है, एक बिल्स वाला भी होता है, दोनों मतलब उन्होंने अच्छा उनको कुछ कोई वहां पर, आप इंग्लैंड में, फ्रांस में, किसी मुल्क में आप जरा सुन लें कि जी वहां पर कोई शख्स अपनी प्रोजेक्शंस कर रहा हो कि जी मैं यहां पे लंदन की बिजली को चलाता हूं,
मतलब एक सिस्टम बना हुआ है लंदन का, वो बना हुआ है, अगर वो सिस्टम चेंज होगा तो वो एक बहुत बड़ा इशू होगा कि मतलब यूएई के अंदर वो अभी वो जो टैक्स वगैरह उन्होंने रोड्स पे लगाने थे 2-3 साल पहले, तो बड़ा एक इशू था कि इसको लगाना है, कैसे लगाना है, लोग कैसे देंगे। मतलब सिस्टम, कोई भी नया सिस्टम यूरोप के अंदर कोई सिस्टम चेंज होगा तो सिस्टम के उसके पूरे उसका डिस्कशन होगा, पूरा पूरा एक प्रॉपर कि भाई क्या है ये चीज। हमारी सुबह एक चीज हो रही होती, शाम को हो रही होती, सुबह चीज हो रही, शाम को खत्म, सुबह चीज हो रही, शाम को खत्म। काला पैसा बाहर ले गए हो, अच्छा चोरी का पैसा वापस, यानी लूटी दौलत बाहर है, पहले तो है, फिर पता चला नहीं है, फिर जितनी है वापस ले आओ तो वो इतने रस्से में लाके उस कंस्ट्रक्शन में लगा दोगे तो वो वाइट हो जाएगी। अच्छा फिर उसके बाद मतलब घिसे पिटे तरीके नहीं होते। अच्छा वो बॉन्ड निकाल दो, वो बॉन्ड बेचो, इसके बदले में ये हो जाएगा। मतलब जो मतलब छोटी छोटी बात नहीं होता, यानी कोई प्लान है ही नहीं, मतलब इसने इधर से फेंक दिया उसने। अब इशू ये हो गया है, अब ये खान साहब का इशू नहीं है, ये खान साहब का इशू नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं ना अल्टीमेटली बक वहां पे रुकती है जाके कि जी ये मुआहिदा कैसे हुआ आईएमएफ के साथ, और क्या ये आईएमएफ के मुआहिदे के तहत, चले आपने कह दिया पेट्रोल आ रहा है जी, पेट्रोल बढ़ गया, पेट्रोल बिजली भी क्या दुनिया भर। देखिए बात वो करें, क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि फिर वो लोग कहते हैं, बात अजीब से लगती है, लोग कहते हैं यार झूठ है, ये सारा झूठ, सब झूठ बोल रहे हैं, मतलब लोगों का इतबार खत्म हो जाता है, ठीक है, मतलब ये झूठ बोल रहे हैं। अच्छा और फिर वो लोग उसको उस बात को सीरियस ही नहीं लेते, ठीक है। तो अभी सिचुएशन हो गई है कि लोग उसको सीरियस, मतलब है कि मतलब ये जो इशू है ये कितना सिंपल इशू है कि जिसको शौकत तरीन साहब कह रहे हैं, सादा इशू है, लोग उसको बाय कर रहे हैं कि अच्छा जी आईएमएफ की तरफ से दबाव है, लेकिन इसका फिर सॉल्यूशन क्या है। कभी ना कभी पाकिस्तान में खान साहब, मुझे नहीं पता कि खान साहब चाहते हैं या नहीं चाहते या क्या उनके जेहन में, कभी ना कभी आपको पाकिस्तान में लीकेजेस खत्म करनी होंगी, कभी ना कभी आपको पाकिस्तान में करप्शन और खत्म करनी होगी, कभी ना कभी आपने गवर्नमेंट का साइज कम करना होगा। गवर्नमेंट का साइज कम करने से मेरी मुराद ये सिर्फ नहीं है कि आप वजीरों या मुशीरों या उनका साइज कम कर लें। हर रोज एक नई गवर्नमेंट, सुबह शाम एक गवर्नमेंट बनती है, मतलब एक नया कमीशन, एक अब हमारे भाई हैं उस्मान डार, मुझे नहीं पता है कामयाब पाकिस्तान, कामयाब नौजवान, कामयाब पाकिस्तान, एक कंस्ट्रक्शन का कमीशन, एक कमीशन गन्ने का, एक खाद का, एक किसानों का, एक उसका। अच्छा ये सारे जो है ना, ये इनमें से कोई वजीर या मुशीर नहीं है, मगर जब इनके इजलास होते हैं सारे इस्लामाबाद फ्लाई करते हैं, ये सारे इस्लामाबाद आते हैं जहाज़ों में, होटल, सरकारी मेहमान होटल्स में ठहरते हैं, रहते हैं, सरकार का बिल जाता है। मतलब है कि ये वो चीज़, मतलब आप छोड़ दें इस बात को कि 10 लाख बच्चों को स्कॉलरशिप मिल रही है, 10 लाख, ये मैंने कहा ना, ये जो भी बताता है आइडिया ना खान साहब को, और खान साहब उससे कन्विंस होते हैं या खुदा कि हमने 10 लाख, अब 10 लाख कह दिया आपने। मसला ये है कि उस 10 लाख बच्चे को आप ना दें स्कॉलरशिप्स, आप उन बच्चों को कहें कि बच्चों कल से आपको जो है ना वो आपके एक एक महीने की फीस हम दे रहे हैं, सब बच्चों के एक एक महीने की फीस हम दे रहे हैं। ऐसी चीज जो लोग सोचते रह जाएंगे यार 10 लाख स्कॉलरशिप्स हैं, 50 लाख पता नहीं क्या हैं, 1 अरब कुछ चीजें हैं, कोई मतलब, और वो फांसी कहां चीज हुई जाके, ये टमाटर, आलू, चीनी। मैं आपको अजीबा बताऊं, एक अजीबो गरीब बात, आपने देखे वो चीनी शुगर के सैचेज होते हैं, वो आप उसमें जाएं, अगर होटल्स में जाएं, रेस्टोरेंट्स में जो जरा बेहतर किस्म के, तो सैचेज पड़े होते हैं वहाँ पे, तो वो दरमियान में एक उन्होंने पॉट सा रखा होता है और सैचेज रखे हैं उसमें, और उसमें ये होता है कि कभी कभी वो सॉल्ट भी होता है उसमें और शुगर और ये सारा। वो होटलों में से वो टेबल्स पे रखना छोड़ दिए होटल वालों ने। ये मैं आपको 5 स्टार होटल्स की बात बता रहा हूँ, क्योंकि वहाँ से पता ही चल रहा है कि लोग जा रहे हैं और जाके वो चीनी के जो सैचेज हैं उठा के जेबों में डाल के चोरी करनी शुरू कर दी। तो अब तरीका ये निकाला कई होटल्स ने कि वो चाय सर्व करते हैं तो उसके साथ ही एक सैचे रखा होता है कि इतनी बस चीनी होगी। लोगों ने चीनी उठानी शुरू कर दी, अच्छे खासे सफेद पोश लोगों ने, उनके बच्चों ने, कि बच्चों को होते हैं ना, बच्चे जरा चीनी डाल ले लो घर में, तो अच्छा। तो अब इशू ये है कि ये सूरत हाल डेवलप हो गई। तो पहले तो ये 2-3 क्राइसिस से निपटे कि इसके बाद क्या करना है। ये 120 अरब रुपए का पैकेज तो हवा में तहलील हो गया। इसकी जो
मुद्दत थी, शेल्फ लाइफ थी इसकी, वो मेरे ख्याल से 24 घंटों से भी कम थी। अब आ गया सवाल कि अब इसके बाद नेक्स्ट क्या। खान साहब जब तक ड्राइविंग सीट पे हैं और जब तक गवर्नमेंट में है वो फुल पावर में है, और फुल पावर को वो एंजॉय भी कर रहे हैं, यूज भी कर रहे हैं और कर सकते हैं, ठीक है। और वो हर तरह से इन तमाम इश्यूज को अब भी रिजॉल्व करने की अहलियत और सलाहियत रखते हैं। मैंने कहा ना, क्रिकेट में आपको ये चीज देखें, दो चीजें होती हैं। एक तो क्रिकेट में होता है कि आपकी वो आप स्ट्रेस के अंदर खेल रहे होते हैं आखिर में, एक तो आखिर में, और आपको आदत पड़ती है कि जी इतने कम ओवर हैं और इतने रन्स बनाने हैं या हमने विकेट लेनी है, तो एक वो खान साहब उस प्रेशर में वो ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस होती है अक्सर। और दूसरा ये है कि चेस जो लोग खेलते हैं वो भी कमाल गेम होता है। आपको पता है चेस जो स्पाई मास्टर्स होते हैं या जो ज्यादा आप समझ लें कि जिनका इंटेलिजेंस नेट से ताल्लुक होता है, उनको चेस में अच्छा होना चाहिए। उसकी वजह ये होती है कि चेस आपको कई अगली चालें बताता है, क्रिकेट नहीं बताता, लूडो भी नहीं बताता। लूडो में तो क्या किस्मत होती है ना, लग गया छक्का आ गया तो आ गया, 3 आ गए तो गए। लेकिन चेस खेलने वाले तो ना आपको अगला अच्छा ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे ऑप्शन 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 ऑप्शन, यूं सोच रहे तो ये चला, अच्छा फिर ये चलेगा, फिर यूं चलेगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। अच्छा एनीवे, तो ये खान साहब अब जरा प्लान करें कि ये देखें कि ये कौन सी शर्त है और इसके ऊपर लोगों को दिमाग में लें, या उनसे दोबारा निगोशिएट करें कि ये स्टेट बैंक वाली भाई कोई हमारा ऐसा हिसाब सिलसिला नहीं है पाकिस्तान के अंदर कि उसको वजीर आजम भी नहीं हटा सके। ये नहीं सोचें कि वजीर आजम भी नहीं हटा पाए, अदालत से उस तरह जिस तरह जज होते हैं या पता नहीं और क्या तरीका, फिर हटा पाएगा, अदालत तय करेगी, वजीर आजम भी नहीं हटा सकेंगे ना रख सकेंगे। तो ये एक अजीब सी एक है, उनकी तशवीश आ गई है और इसको मेरे ख्याल से देखना चाहिए, क्योंकि ये जो है काबीना ने साइन कर दिया। ये मेरे ख्याल से वजारत कानून बताया, वजारत खजाना, लेकिन IMF के जरिए बता रहे हैं। अच्छा ये तो हो गई बात। दूसरी बात खान साहब के लिए, वजीर आजम साहब के लिए, ये पॉलिटिकल टर्मोइल, और ये खान साहब ने कहा कि मुझे लगता है कि खान साहब को ये धरने की इतला, ये एहतजाज की, लॉन्ग मार्च की इतला थी, क्योंकि इन्होंने कहा कि अपोजिशन सड़कों पे है। इसका मतलब इनको ये खान साहब को इतला थी, इन्होंने अपनी स्पीच में कहा था ना कि अपोजिशन सड़कों पे, तो इसका मतलब इनको इतला थी कि अपोजिशन आने वाली है सड़कों पे और वो अपना प्लान कर रही है एहतजाज का। अच्छा अब वो तो इशू तेजी के साथ हो रहा है, कौन सा, तहरीके लब्बैक का अभी वो कलअदम खत्म कर दिया, वो भी समरी कैबिनेट की, क्योंकि उनकी तरफ से टाइमलाइन है। अब देखें उन्होंने टाइमलाइन पे कैसे हुकूमत को ऐसे बिल्कुल यहां रह के तहरीके लब्बैक ने, मतलब होता है ना आज का दिन, कल का दिन, परसों, तो आज के दिन तक उनका कलअदम खत्म करवाना था काबीना ने। काबीना का इजलास हालांकि होगा मंगल को या बुध को, लेकिन वो टाइम है ना, उस टाइम के मुताबिक करना है, वरना वो वजीराबाद से एकदम उठेंगे और चल पड़ेंगे आगे, ठीक है। तो उन्होंने तो वो समरी मूव हुई है, टक 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 सारे वजीरों ने उस पर साइन करके, वो अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जिंदाबाद, एक बड़ा बहरान हल करवा गए मुफ्ती साहब। और उसके पीछे प्लानिंग थी कि यहाँ पे ये, हाँ खान साहब को अपने भी ये देखना चाहिए कि दाएं बाएं। अच्छा तो एक तो बात ये हो गई। दूसरी जो बात है, और अब खान साहब को ये बात मैं बताऊं कि जब ये धरने से पहले जरा आप देखिए कि भी आने कमिंग डेज के अंदर आपको महसूस हो रहा है कि वुज़रा का आना कुछ कम हो गया, कुछ वुज़रा, डॉक्टर शहबाज गिल इस वक्त, मैं आपको बताऊं, डॉक्टर शहबाज गिल इमरान खान साहब की पूरी कैबिनेट में सबसे ज्यादा लॉयल हैं। अच्छा। ये मैं सबसे ज्यादा अगर खान साहब के कोई लॉयल हैं तो वो इस वक्त डॉक्टर शहबाज गिल हैं। बाकी भी हैं, मैं किसी पे ये नहीं, मैं कह रहा हूं कंपैरेटिवली सबसे ज्यादा जो लॉयल हैं वो डॉक्टर शहबाज गिल हैं। आगे चलें। सही, ठीक है डॉक्टर साहब। अच्छा। नून लीग की जानिब से भी इस्तीफे का मुतालबा किया है और इस्तीफे से कैसे इस्तीफा, लेकिन अब चूंकि PDM मुतालबे से इस्तीफा कैसे देंगे और इस्तीफे के नतीजे में महंगाई कैसे कम होगी? तहरीक चलाने जा रही है, लॉन्ग मार्च के नतीजे में महंगाई कैसे कम होगी? अगर लॉन्ग मार्च होगा, वो कर रहे हैं लॉन्ग मार्च, नहीं शायद मुतालबा नहीं, इस्तीफे का तो वो पहले दिन से कर रहे हैं, उसके नतीजे में महंगाई पैरेलल प्लान क्या है? देखे ना, वो यहाँ फंसे हुए सारे आके
वो पैरेलल प्लान क्या है? इंतखाबात हों, हुकूमत एक जाए। सेकंड जरा, नहीं तो इंतखाबात हो तो महंगाई खत्म हो जाएगी। आपको पता है इंतखाबात का खर्चा कितना है? नहीं, एक मिनट ठहर जाए, मैं मतलब है इश्यूज कुछ और है ना भाई। इंतखाबात हो जाए, चलें आप करवा लें, तो इस ये जो इशू बना हुआ है, इस इशू को, ये जो इश्यूज हैं सारे, इनका हल कैसे होगा? इस वक्त तो जो वो कहते हैं ना कि जो हुकूमत में आएगा वो तो फ्राई पैन में छलांग मारेगा कि भाई सबसे पहले तो आप ये बताएं कि कर्जे, IMF, सफारती मास्क, आगे पीछे महंगाई, लोग, अच्छा फिर उसके बाद वो मशीनें भी आनी है कहीं से। मतलब आप देखिए जिनके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक मशीनें, हुकूमत कह रही है ये नहीं वो नहीं, वो डिस्का रिपोर्ट आ गई, वो धुंध में से लोग निकल आए बहुत सारे, वो क्या थे पता नहीं, खुदा एक रौला रफा पड़ा हुआ है सारा, ठीक है। तो अब यह है कि लेकिन खान साहब प्रेशर में, वही ना क्रिकेट आपने सिखाया है, अगर कोई चीज तो प्रेशर में खेलना सिखाया है, तो अब प्रेशर में खान साहब ने खेलना है। और सामने वाले भी तुले हुए हैं कि इतनी विकेटों में इनको उड़ाना है, और पूरी टीम पूरी, अब जो खेल है ना फुल फाइनल, कहते हैं ना फाइनल काउंटडाउन। अच्छा, एक तो बात ही होगी। दूसरी जो बात है बड़ी अहम, वो ये है कि इसमें CIA के चीफ रशिया क्यों गए थे? ये जो बात है इसमें थोड़ा सा इस पे टाइम लूंगा। ठीक है। CIA के चीफ रशिया क्यों गए थे, ये एक बहुत बड़ी स्टोरी है इस वक्त की, इस दौर की। CIA के चीफ का मॉस्को जाना बनता नहीं, एक बहुत ही अनयूजुअल हालात हों दुनिया में, तो फिर CIA का चीफ फ्लाई करता है मॉस्को, और मॉस्को जाके उनके सिक्योरिटी चीफ से कोई बात करता है। अब CIA के चीफ जो मॉस्को गए, एक खामोशी छा गई उसके बाद, ना उधर से कोई स्टेटमेंट आई, ना उधर से कोई स्टेटमेंट आई। जब बयानात नहीं आते तो फिर उसके बाद मीडिया काम आता है, नॉन स्टेट एक्टर। मीडिया बहुत बड़ा नॉन स्टेट एक्टर है दुनिया का इस वक्त। तो CNN ये स्टोरी ब्रेक कर रहा है, और अब आप देखें जरा सूरत हाल देखें कि CIA डायरेक्टर डिस्पैच टू मॉस्को टू वॉर्न रशिया ओवर ट्रूप बिल्डअप नियर यूक्रेन। ये हमारे सर पे, ठीक है, वॉर्न, ठीक है, खबर है CNN की। अच्छा, और इसी खबर को फिर वहां की तास जो न्यूज एजेंसी है रशिया की जी, वो तास न्यूज एजेंसी इस तरह से उठा रही है कि CIA चीफ विजिटेड मॉस्को टू वॉर्न रशिया, उसी को टू वॉर्न रशिया, वो आयतिया में धमकी दे रहे हैं। CNN कहता है, टीवी चैनल कह रहा है उनका। ये जो तास है ना, ये बड़े मजे की बात है। ये 1904 से है। दुनिया की 3-4 जो न्यूज एजेंसीज बड़ी यानी जबरदस्त हैं, उनमें से एक तास न्यूज एजेंसी। अच्छा। ये 1904 में ये बनी थी, सही, ठीक है, रशिया में 1904। और फिर यानी आप समझ लें कि ये जिस तरह वेस्ट के अंदर या मगरबी ममालिक के अंदर हम कहते हैं रॉयटर्स, तो 1851 में रॉयटर्स है। 1851, 1851 पॉल रॉयटर्स, और ये लंदन में बनी थी। लेकिन उसके बाद कैनेडियन थॉमसन फैमिली ने खरीद लिया, तो थॉमसन राइटर के नाम से अभी, ठीक है। और फिर 1846, उससे पहले अगर हम चले जाएं तो एसोसिएटेड प्रेस, ये 3-4 जो न्यूज एजेंसीज है ना दुनिया की, एसोसिएटेड प्रेस हम चले जाएं तो इन्हीं न्यूयॉर्क में बनी थी। और फिर अगर हम फ्रांस पेरिस में आ जाएं तो एजेंसी फ्रांस पेरिसी जो AFP है, ये सबसे पुरानी है दुनिया की। ये दुनिया की सबसे पुरानी न्यूज एजेंसी है, और ये जो है ये मेरे ख्याल से 1830 या 1829 में बनी थी। एनीवे, तो तास ने उसी खबर को पिक किया है। अच्छा, अब यहां पर जो असल बात है वो क्या है, वो ये है कि वो वॉर्न करने के लिए आए CIA के डायरेक्टर कि आप यूक्रेन के अंदर मतलब यूक्रेन जो है वो बहुत ज्यादा हसास बन गया इस वक्त, कि यूक्रेन से आप जरा दूर रहें। अच्छा, ये मैं आपको सिर्फ ये बताऊं बात एक, कि जो प्रेसिडेंट प्यूटिन है वो क्रीमिया में मौजूद हैं। वो क्रीमिया का नेशनलिटी आया। क्रीमिया कौन सा? जो यूक्रेन से उन्होंने लिया था। और ये एक रुथलेस गेम है ब्लैक सी का। ये जो है ना, ये जो पूरा इलाका है, यहां पर मैंने आपको बताया ना, यहां टर्की के थ्रू वो शिप्स इस वक्त पहुंची हुई हैं, और वो वॉर्न करने के लिए CIA के डायरेक्टर हैं। ये बड़ी पुरानी हिस्ट्री है। मैं 2-4 मिनट मिल जाए तो मैं इसको चीज को क्लोज करूं।
क्यों अचानक मेरे ध्यान में एक और सब्जेक्ट आ रहा है जो उसको मैं जल्दी से जरा बताऊं, तो बैकग्राउंड आपको बताऊं कि कितना लीथल और कितना खतरनाक है और ये पाकिस्तान से किस तरह रिलेटेड है। क्योंकि वजह यह है कि सोवियत यूनियन से जो रियासतें अलग हुई, सर ब्रेक एक ले ले। एक रियासत ऐसी है जो मगरिब के साथ है और एक यानी वेस्टर्न कंट्रीज के साथ है, और एक रियासत ऐसी है जो रशिया के साथ है। और हम वैसे तो हम लेकिन हम जब एंटर होते हैं ब्लैक सी या उस एरिया में, तो हमारा झुकाव जो है वो उस तरफ हो जाता है जहां पे वेस्ट है। यानी मिसाल के तौर पे हम आजरबाईजान के साथ हैं, रशिया आर्मीनिया के साथ है। ठीक है, मतलब हम टर्की के साथ हैं, टर्की यूक्रेन को मानता है, ठीक है, क्रीमिया को नहीं मानता। हम भी यूक्रेन को मानते हैं, हम भी क्रीमिया को नहीं मानते। और इसीलिए ये दो तीन इश्यूज ऐसे हैं जो हमारे और रशिया के दरमियान डिप्लोमेटिक लेवल, जैसे टर्की और जैसे इवन चाइना और रशिया के हर मुल्क के कोई मफादात मिलते हैं, कोई मफादात नहीं मिलते। ठीक है, कई चीजें ऐसी हैं जो ईरान आजरबाईजान भाई हैं बिल्कुल, कुछ जगहों पे वो तारीख पीछा, तो कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिसकी वजह से फिर हमें ये नजर आता है कि अच्छा ये वो जो आपको समझ में आता है कि अच्छा ये सेंट्रल एशिया के मुल्कों में से क्यों ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। और 10 तारीख को एनएसए की जो मीटिंग हो रही है उसमें रशिया के एनएसए क्यों आ रहे हैं, चाइना के नहीं आ रहे हैं, जो इंडिया में हो रही है। ठीक है, रशिया ने ओके कर दिया, ईरान ने भी ओके कर दिया, स्तांस ने भी ओके कर दिया। अच्छा। तो हाँ वो आ रहे हैं, पाकिस्तान जा रहे हैं, पाकिस्तान नहीं जा रहा, चाइना भी नहीं जा रहा। लेकिन नहीं, मैं इसमें जो है ना, मैं आपको चले वक्फा लें तो मैं आपको बताता हूं कि इसमें अच्छा इसमें इंपैक्ट अब क्या होने जा रहा है पाकिस्तान पे और पाकिस्तान की सियासत पे। क्योंकि पाकिस्तान की जो सियासत है वो हमेशा खित्ते का जो बैलेंसिंग पावर्स है ना, कि कैसे डील करना है, कैसे बैलेंस रखना है। खान साहब का अपना झुकाव, अपना जो जहन है खान साहब का बिल्कुल न्यूट्रल है। उनकी जो काबीना है उसका झुकाव मगरिब की तरफ है, मगरिब की तरफ है, सारे उधर ही है ना। ठीक है ना, और मुकम्मल तौर पे उस तरफ है। तो वो जो बैलेंसिंग है ना, इसे मैं खान साहब को हमेशा इस प्रोग्राम में शुरू में कहता था और मैं बार बार कहता रहा कि खान साहब एक जरा गवादर का दौरा, इशारे होते हैं ना, गवादर का दौरा, चाइना तो चाइना वो ठीक है, हमारा तो एज अ रियासत हमारा दोस्त है, हमारे ताल्लुकात हैं। लेकिन यह है कि वो फिर ये भी देख रहे होते हैं कि यहां पर कहते कुछ भी नहीं है, लेकिन ये कि वो देख रहे हैं कि कौन से प्रोजेक्ट्स ऊपर हैं, कौन से नीचे हैं। और पाकिस्तान अगर आईएमएफ के अंदर देखिए, आप आईएमएफ के साथ अगर फंसते चले जाते हैं तो आप पाबंद शराइत, फिर आप पाबंद उनके पाबंद हो जाते हैं, तो नहीं, फिर अल्टीमेटली चाइना, मतलब ये आपको इससे फंदे से निकलना, ये फख्र की बात नहीं है कि आप गए अरब मुल्क में और वहां से कर्जा ले लिया। मतलब ये ऐसा कुछ नहीं है कि जिस, और उसको खर्च नहीं कर सकते आप, उसे रखा है आपने ताकि उसको दिखा के आप फिर आईएमएफ के साथ निगोशिएट करेंगे, देखिए हमारे इतने ज़खायर हैं 17 अरब के। मतलब या तो ना कि उन्होंने एड दिया, नहीं, वो आप उन्होंने कर्ज दिया आपको कि रखो उसको सिर्फ संभाल के डिपॉजिट के तौर पे, जब मांगे तो वापस, और उस पे इंटरेस्ट भी हम डॉक्टर साहब नहीं, इंटरेस्ट तो नहीं देंगे, मतलब ये तो ना उनके इंटरेस्ट में ना हमारे इंटरेस्ट में, कि हम इंटरेस्ट दें। लेकिन ये है कि बहरहाल मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये कोई अच्छी, इससे फंदे से निकलने ये उस दिन तक नहीं होगा जिस दिन आप लीकेजेस खत्म नहीं करेंगे और अदारों को बेहतर नहीं बनेंगे। ठीक है सर, एक ब्रेक ले लेते हैं, नाज़रीन वापस आएंगे डॉक्टर साहब। अच्छा, वो दवाई का बड़ा इंटरेस्टिंग है, कोविड की दवाई आ गई है जो पिल के हवाले से डॉक्टर साहब कल आपने बात की। हाँ, वो जो पिल्स आ गई हैं, 4 गोलियां सुबह, 4 गोलियां शाम। ठीक है सर, ब्रेक। नाज़रीन 8 गोलियां रोज, नाज़रीन और उसको मस्त, उसको लाजमन बनाने जा रहे हैं क्या? ये कल से बात करें। नाज़रीन एक ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, खित्ते के जो मामलात इस वक्त हैं, कहीं पे हम देख रहे हैं कि क्लैशेस हैं और कहीं पे इंटरेस्ट की बात आती है रियासतों की। क्या पाकिस्तान को ऐसे मौके पे न्यूट्रल पोजीशन, खासकर हुकूमत को नहीं लेना? नहीं, न्यूट्रल नहीं, बैलेंसिंग। न्यूट्रल तो आप हो नहीं सकते ना आज की दुनिया में। न्यूट्रल तो फिर आप बिल्कुल ही साइड पे खड़े हो जाते हैं। आप न्यूट्रल तो आप हो नहीं, आप बैलेंसिंग और इंटेलिजेंट डिसीजंस, क्योंकि ये जो हो रहा है जो भी इस वक्त पूरी दुनिया में, उसमें आज की जो पॉलिसी, आज जो मोदी सरकार पॉलिसी लेगी, वो पॉलिसी अगले 50 साल, ठीक है, जो आज बाइडेन की पॉलिसी होगी वो अगले 50 साल, मतलब जो आज पुतिन फैसला करेंगे वो, मतलब ये तवील मुद्दत के फैसले हैं। जो प्रीमियर चीफ फैसला करेंगे आज, वो भी, तो मतलब ये इंपॉर्टेंट दिन चल रहे हैं। एक छोटी सी खबर ने, मैं अभी इस पे आता हूँ, ये जो टैबलेट्स हैं लेवगिवेरियो और पैक्सिलोविड,
ये फाइजर और मर्क वालों की, तो ये तो $700 का एक कोर्स 5 दिन का है। हाँ, $700 का एक कोर्स। अच्छा, इसमें बाद में मैं एक पहले बात बता दूंगा, थोड़ा सा टाइम हो। वो ये कि देखें, सीआईए के डायरेक्टर ने बात की आके, अच्छा यूक्रेन का जो मीडिया है, मैंने कहा यूक्रेन का मीडिया इसको किस तरह से बता रहा है, तो उसके बाद ये 5वीं स्लाइड है, मेन टॉप उन्होंने भी इसी तरह से बताया है कि मेन टॉपिक ऑफ सीआईए डायरेक्टर विजिट टू मॉस्को वॉज सिचुएशन अराउंड यूक्रेन, सीएनएन, उन्होंने भी सीएनएन को उन्होंने कोट कर दिया। अच्छा, इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है, और ये जो 10वीं स्लाइड है, प्यूटिन मार्क्स रशियाज यूनिटी डे इन क्रीमिया, रशिया यूक्रेन प्रोटेस्ट कर रहा है, ठीक है, और यूरो न्यूज कह रहा है कि वहां पे उन्होंने कहा है कि क्रीमिया फॉरएवर पार्ट ऑफ रशिया सेज प्यूटिन। अच्छा, और मैंने आपसे कहा ना कि टर्की की पोजीशन भी बड़ी क्लियर है। जो 12वीं स्लाइड है, थोड़े दिन पहले अर्दोगन ने क्या कहा था, अर्दोगन कह रहे हैं कि जेलेंस्की, टर्की विल नॉट रिकॉग्नाइज क्रीमियाज एनेक्सेशन। टर्की नहीं मानता क्रीमिया को, टर्की मानता है यूक्रेन को। जी सर। और हम भी यूक्रेन के साथ हैं, लेकिन हम जरा यानी हमने पॉलिसीज अपनी अभी यानी हमने क्रीमिया के खिलाफ कोई, क्रीमिया के फेवर में कोई हमने बात नहीं की, हम इस पर खामोश हैं, कुछ चीज़ों में हम खामोशी इख्तियार की हमने। अच्छा, तो इशू ये है सारा। मैं आपको सिर्फ ये बताऊं, एक खबर जो है बड़ी बज़ाहिर तो आपको छोटी सी लगेगी, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। गार्डियन की खबर ये है कि कुछ रोज़ पहले ये हुआ था कि एक शख्स की लाश मिली बर्लिन में, जो रशियन एम्बेसी है उसके पास से एक लाश मिली। अच्छा, उसके बारे में अब जनाब क्लेम हुआ है कि वो एक डिप्लोमेट था जो एक्चुअली बर्लिन में इंटेलिजेंस ऑफिसर था, रशियन। अच्छा, और ये जो है एफएसबी का ऑफिसर था। एक गुमनाम सी लाश थी, उसको उन्होंने छोटी सी खबर लगी थी, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि एफएसबी का, और वो जो था वो उनका जो सेकंड सर्विस एफएसबी का एक सेक्शन, एफएसबी जो है ये उनकी इंटेलिजेंस सर्विस रशिया की, ये क्लेम कर रहा है वेस्टर्न मीडिया। तो मैं गार्डियन को चलिए, तो गार्डियन के हवाले से वो कह रहे हैं कि ये सेकंड सर्विस का ये मेंबर था, उसके डिप्टी डायरेक्टर का बेटा, और ये इसके बारे में कह रहे हैं वो सेकंड सर्विस वो है एफएसबी की, जो एफएसबी वो है जो केजीबी की जगह आई है। तो ये वो है जो बाहर, दुनिया के बाहर जो असैसिनेशंस, रशिया कहता है कि ऐसा कोई हमारे विंग नहीं है, अमेरिका कहता है और वेस्ट कहता है कि इनका एक विंग है जो बाहर असैसिनेशन करता है, यानी दुनिया से, यानी रशिया से बाहर जो एंटी स्टेट फैक्टर्स हैं रशिया के, उनको मारता है। तो 12 इस डिप्लोमेट का उन्होंने नाम दे दिया। अच्छा, ये मैं आपको बताऊं, ये इतना सेंसिटिव इशू है कि ये हम सबको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ये एफएसबी का नाम हम यूज नहीं करते। एफएसबी जो है दुनिया की चंद बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसीज में से एक है, क्योंकि एफएसबी वो है जिसने जगह ली थी केजीबी की। अच्छा, ये इस तरह से हुआ था कि सोवियत यूनियन टूट गया। सोवियत यूनियन टूटने के जो आखिरी दिन थे, एक अभी जैसे सूडान में हुआ है ना, बगावत नाकाम हो गई। अगर कोई सबसे खौफनाक बगावत दुनिया में नाकाम हुई तो वो, उसको हम कहते हैं अगस्त कू, और वो बगावत थी जो रशिया में हो गई। अच्छा, और रशिया में वो बगावत जो है वो हुई, उसकी जो डेट है वो गालिबन है 21 जुलाई 1991। और हुआ ये 21 जुलाई 1991 को कि वहां पे ये बगावत हुई, और बगावत हो गई गोर्बाचोव के अगेंस्ट। और ये वो दिन है जब गोर्बाचोव, जाहिर है कि सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में शिकस्त खा चुका है और इनके बड़े प्रॉब्लम्स वहां पे चल रहे हैं। गोर्बाचोव जो हैं, उनके बारे में शुरू से वहां की जो केजीबी है, केजीबी को शकूक थे कि ये गोर्बाचोव, और ख़ासतौर पे ज़ाहिर जब जंग हार गए तो उसके बाद एक और मजीद वहाँ पे उनके खिलाफ ग्लाज़नॉट और बेरेस्टोते का एक प्रोजेक्ट थे उनके, तो वो कहते थे कि ये जो है जिसमें आज़ादी दे रहे हैं, एक दिन रशिया और सोवियत यूनियन टूट जाएगा कई हिस्सों में, ये खुद मुख्तारी दे रहे हैं मुख्तलिफ रियासतों को, हकूक, ये बात कर रहे हैं। तो जैसे ही ये मामला हुआ तो ये अगस्त को हो गई। अच्छा, केजीबी ने को की, और केजीबी ने सारा, केजीबी के जो उस वक्त हेड थे, इसको अगस्त को कहते हैं। केजीबी के जो हेड थे खुर्शोव करके, ठीक है ना, इसी तरह से मैं इसको पढ़ रहा हूँ, माजरत अगर नाम गलत हो, केजीबी के चेयरमैन। तो इन्होंने, इनकी 2007 में डेथ हुई। अच्छा, तो इन्होंने बगावत की, और किस तरह से बगावत की कि इनके साथ नायब सदर रशिया के, सोवियत यूनियन के, वजीर दाखिला, वजीर खारजा, सारी कैबिनेट, वो 8 लोगों ने गोर्बाचोव का तख्ता उलट दिया। अच्छा, तख्ता उल्टा गोर्बाचोव का तो लोग सड़कों पे आ गए, बिल्कुल सुना,
लोग सड़कों पे आ गए 3 दिन के बाद। अच्छा, गोर्बाचोव को उन्होंने कहा कि अरेस्ट कर लो क्रीमिया में। गोर्बाचोव क्रीमिया उस वक्त हिस्सा था सोवियत यूनियन का, तो क्रीमिया में उनको हाउस अरेस्ट कर लिया आर्मी के लोगों ने। पूरी कौम तकसीम हो गई। ये 3 अच्छा मुजाहरे शुरू हो गए सोवियत यूनियन। सोवियत बेचैनी फैली हुई थी, वहां पे कतारें लगी हुई हैं, खुराक खत्म हो गई है, 300 गुना कीमतें बढ़ गई हैं, ये जंग हार गए सोवियत यूनियन, टूट रहे रियासतें। लेत्विया निकल गया हाथ से। अच्छा, लिथुवेनिया निकल गया। लिथुवेनिया वालों ने कहा कि हम आज़ादी का ऐलान कर रहे हैं। रशिया ने अपनी फौज भेज दी, वहां मुजाहरे शुरू हो गए। वो 3 दिन बाद उनकी फौज वापस रशिया में, मतलब सोवियत यूनियन प्रॉब्लम में आ गया ना, वापस आए वो। मतलब एक मसला खड़ा हो गया, वो रियासतें अलग होना शुरू हो गई। एस्टोनिया ने ऐलान कर दिया आज़ादी का, इसने कर दिया, उसने कर दिया सारा। आर्मीनिया ने ऐलान कर दिया। तो 3 दिन के बाद ये बगावत नाकाम हो गई। अच्छा। और गोर्बाचोव जो हैं वो 3 दिन के बाद वापस लैंड किए मॉस्को। सही। और मॉस्को जब वो वापस आए तो उसके साथ ही केजीबी खत्म हो गई, क्योंकि केजीबी ने बगावत की थी। तो केजीबी का नाम चेंज, और जो गोर्बाचोव के खिलाफ, गोर्बाचोव के हक में जो मुजाहरे हो रहे थे, उन मुजाहिरों को लीड करने वाली शख्सियत का नाम था बोरिस येल्सन, जो आगे जाके उनकी जगह फिर सदर बने। सही। रशिया के। ठीक है, तो बोरिस येल्सन, और बोरिस येल्सन जो है वो वहां के सदर बने। और बोरिस येल्सन ने फिर इसको एक नया नाम दिया। ठीक है, जो फेडरल सिक्योरिटी सर्विसेज, और फेडरल सिक्योरिटी सर्विसेज पहले फेडरल काउंटर इंटेलिजेंस सर्विसेज को नाम दिया था एफएसके। और फिर उसके बाद खुद थोड़े अरसे के बाद उन्होंने एफएसबी बना दिया। और फिर एक नौजवान को, एक बड़े स्मार्ट से नौजवान को उन्होंने एफएसबी का चेयरमैन लगा दिया। उस स्मार्ट से नौजवान का नाम था व्लादिमीर पुतिन। ठीक है। अच्छा, तो पुतिन की अब देखिए किस कदर इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है कि पुतिन जो है वो एफएसबी केजीबी में रहे। हाँ। वहां पे जब दीवार गिरी, उसके बाद केजीबी से जब एफएसबी बनी तो एफएसबी के चेयरमैन हुए। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। तो पुतिन जो है वो एक पावरफुल पर्सनैलिटी, मतलब एक एक चीज जो है ना ऐसे बिल्कुल उनकी। अगर आप सोचें कि दुनिया में कौन से लोग हैं जिनकी पूरी पॉलिटिक्स में कहूंगा, एक बाइडेन इतने अरसे से, और एक पुतिन, बिल्कुल आमने सामने, बिल्कुल ग्रिप वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे, जियो पॉलिटिक्स पे। अच्छा, अब जनाब ये हुआ, तो ये मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये वो ऐसे, तो इन्होंने पुतिन ने पूरा फिर उसके बाद रीस्ट्रक्चर किया एफएसबी को। ये जितने लोग जिन्होंने बगावत की थी इनको बाद में माफ कर दिया। ये सारे लोग, एक ने जो प्यूगो ने तो खुदकुशी कर ली, जो वो उसने लगा कि मुझे पकड़ लेंगे सारे, तो उसने और उसकी बीवी ने, तो जो वजीर दाखिला थे जो बगावत में, उन्होंने तो खुदकुशी कर ली। लेकिन बाद में गोर्बाचोव और बोरिस येल्सन ने इनको सबको माफ कर दिया, बाकी लोगों को। 2007 में ही केजीबी के जो चेयरमैन थे उनका इंतकाल हो गया। अच्छा। और 2007 में ही बोरिस येल्सन का भी हो गया। लेकिन गोर्बाचोव अभी भी जिंदा है। गोर्बाचोव जिंदा है। और गोर्बाचोव जो है वो पुतिन के नाकिद हैं, छोटे छोटे इंटरव्यूज वगैरह देते रहते हैं। वो उनकी 91 ईयर्स के हो गए हैं गालिबन। और गोर्बाचोव और वो पुतिन के नाकिद हैं। और लेकिन वो साथ ही कहते हैं कि बाइडेन, अमेरिका और रशिया के ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, क्योंकि उनके दौर में ये सारा हुआ था ना, मतलब कोल्ड वॉर खत्म हुई थी सारा। एनीवे, कमिंग बैक, अब आप आ जाएं इस मामले पे कि यहां से सीआईए के डायरेक्टर ने जाके ये बात की है, वॉर्न किया है। और पुतिन के लिए, पुतिन क्रीमिया में बैठे हैं उस वक्त, क्रीमिया की, यानी पुतिन ने मिलना मुनासिब, पुतिन को पता है ना कि क्यों आ रहा है सीआईए का चीफ। पुतिन क्रीमिया में बैठे हैं, वो वहां जा रहे हैं यूक्रेन के लिए। यहां पर अमेरिका सैटेलाइट से पिक्चर्स दिखा रहा है कि यहां पर इतने फौजी मौजूद हैं, और रशिया जो है वो आराम सुकून से बैठा है। अब यूक्रेन जो है वो है तो, यानी ज़ेलेंस्की, जाहिर है अमेरिका उनकी मदद के लिए गया है और सारा कुछ किया है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर यूक्रेन का किसी के साथ तिजारत है और कोई असला बेचता है उनको, यानी डिफेंस डील्स हैं, और जहां पे ऑफिस खोला हुआ है बेल्ट एंड रोड का, वो चाइना है। तो यूक्रेन जो है वो, यानी एक अजीब, यानी वर्ल्ड पावर्स के दरमियान, जो आप समझेंगे इस वक्त यूक्रेन दरमियान में आए हुए है कि अच्छा, चाइना ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया इस पे,
चाइना खामोशी से देख रहा है कि अच्छा ये सीए का डायरेक्टर है, मॉस्को और यूक्रेन और पुतिन उधर बैठे। अब चाइना ने गुगली मारनी है कहीं से बीच में। चाइना ने सीए के चीफ का आना, वार्न करना। अच्छा, और साथ ही टर्की जो है वो उसने अभी से खामोशी तैयार की हुई है, क्योंकि जो जहाज एंटर हुए हैं ब्लैक सी में, ये बॉस्फोरस से एंटर हुए हैं ना, जो कहना ये इंपॉर्टेंट इवेंट। साथ ही ये एनएसएस ने देखना है कि अजीत देओल की जो है उनकी इनविटेशन पे जो जा रहे हैं तो यहां से क्या बयान सामने आते हैं। लेकिन ईरान के एम्बेसडर ने तालिबान से मुलाकात की है, और तालिबान का डेलीगेशन तालीम कैसे देनी है अफगानिस्तान में तरीका निसाब क्या होगा, ये बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अमेरिका यानी वहां पे कैसे तालीम देनी है, ये 14वीं स्लाइड हमारी तेहरान टाइम्स को कोट कर देते हैं यहां पे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वो तरीका सीखने के लिए यानी जाहिर है कई मुल्कों का दौरा करेंगे, पाकिस्तान भी उनके गालिबन एक डेलीगेशन आ रहा है चंद दिनों में। लेकिन उन्होंने स्टार्ट कहां से किया है, तेहरान टाइम्स के मुताबिक ईरान से। तालिबान का एजुकेशन डेलीगेशन ईरान जा रहा है कि इसको हम किस तरह से मजहब को भी रखें और बच्चों को आपने कैसे तालीम। तो ईरान पहला जो डेलीगेशन जा रहा है तालिबान का, अगर कोई चीज कुछ समझने के लिए तो वो एजुकेशन है, एजुकेशन सिस्टम है, और ईरान से शुरू कर रहे हैं। बड़ी बहुत देखें ना। अच्छा, लेकिन साथ साथ वहां इंटरनेट अलमारी जारी है, दाइश वाइश इधर उधर वो चल रहा है, फड्डेबाजी चल रही है सारी। यहां इंडिया अब इस अफगानिस्तान की जलावतन जो भी करेगा, इंसानी हकूक, हम भी कहते हैं इंसानी हकूक, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो जलावतन हुकूमत को सपोर्ट नहीं करेगा। बयान ये आएगा, कर नहीं सकता, नहीं कर एक हाथी के पैर में सबका पैर, अमेरिका, रशिया, चाइना, उन सब ने मान लिया तो भाई उस सब कह रहे हैं इंक्लूसिव गवर्नमेंट, तो हम भी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं ना। ठीक है, डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। कल इंशाल्लाह दोबारा इस पर बात करेंगे। नाज़रीन, कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नायला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। वो टैबलेट्स वाली बात रहेगी, उस पर कल बात करेंगे। यानी आप सोचें कि एक जो कंपनी है वो कह रही है कि 3 टैबलेट सुबह 4 शाम को, दूसरी कह रही है कि 5 दिन तक 4 सुबह और 4 शाम को। लेकिन इशू, इससे बड़ा इशू ये है कि जो कोर्स है, ये एक कोर्स एक बंदे का, ये $700, वो तो थी ना 30 में वैक्सीन मिल रही है, $30, $25, ये $700 का है। ठीक है। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।